क्या आपने कभी सोचा कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर धर्म, हर संस्कृति को बराबर का हक मिलता है, वहां आज तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्या यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश छिपी है? क्या सचमुच 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बन सकता था, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा होने से रोक दिया? और क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, एक चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल से बुरी तरह हार गए थे, फिर भी पीएम की कुर्सी तक पहुंच गए? आखिर क्यों? क्या भारत का संविधान किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनने से रोकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कभी भारत को कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास के पन्नों से शुरू होकर वर्तमान की सियासत तक जाती है। ये कहानी है भारत की राजनीति की, इसके सामाजिक ताने बाने की और उन अनसुलझे सवालों की जो हर भारतीय के मन में कहीं न कहीं उठते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और क्या भारत में कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। साल है 1946। देश में आजादी की सुगबुगाहट तेज हो रही थी। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार बननी थी और इस सरकार का नेतृत्व करने वाला शख्स बनता कांग्रेस का अध्यक्ष। जी हाँ, उस समय यह तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए दो बड़े दावेदार थे। एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। मौलाना आजाद एक मुस्लिम थे और अगर वे अध्यक्ष बने रहते तो भारत का पहला प्रधानमंत्री भी एक मुस्लिम होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? मौलाना आजाद अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में सहमति नहीं थी। कई लोग चाहते थे कि मौलाना दोबारा अध्यक्ष बने, क्योंकि वे एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता थे। उस समय मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अलग देश की मांग कर रही थी। ऐसे में मौलाना का नेतृत्व मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने का एक तरीका हो सकता था। लेकिन फिर मैदान में उतरे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद को एक चिट्ठी लिखी। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के अनुसार गांधी ने साफ लिखा, मौलाना साहब, अखबारों में आपके बारे में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। कुछ कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मुझसे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति को बार बार अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं। गांधी ने आगे लिखा, देश के मौजूदा माहौल को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने। मैं चाहता हूं कि आप खुद जाकर घोषणा करें कि आप अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, और अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्राथमिकता दूंगा। यह चिट्ठी मौलाना आजाद के लिए एक झटके की तरह थी। उन्होंने गांधी की बात मान ली और खुद को अध्यक्ष की दौड़ से हटा लिया। लेकिन सवाल यह है कि गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या गांधी को लगता था कि मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने से देश में तनाव बढ़ेगा, या फिर उनकी नजर में नेहरू ज्यादा उपयुक्त थे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौलाना आजाद के हटने के बाद भी नेहरू का रास्ता आसान नहीं था। कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 29 अप्रैल 1946 तक अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। कांग्रेस की प्रांतीय समितियों के 15 सदस्यों को नॉमिनेशन का अधिकार था। और अब सुनिए चौंकाने वाला तथ्य, इन 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया। बाकी 3 ने किसी का भी नाम आगे नहीं बढ़ाया, यानी जवाहरलाल नेहरू का नाम एक भी सदस्य ने प्रस्तावित नहीं किया। तो फिर नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? यहाँ फिर से गांधी का दखल हुआ। गांधी ने सरदार पटेल से कहा, जवाहरलाल कभी दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी ने पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने को कहा। कई इतिहासकारों का मानना है कि गांधी को लगता था कि नेहरू अंग्रेजों से बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते थे, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति से वाकिफ थे। साथ ही गांधी को यह भी डर था कि पटेल का कथित तौर पर हिंदूवादी झुकाव भविष्य में देश में तनाव पैदा कर सकता था। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, क्या गांधी का यह फैसला सही था? क्या मौलाना आजाद को मौका देना चाहिए था? अगर मौलाना आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या देश का बंटवारा टल सकता था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अब एक और हैरान करने वाली बात, मौलाना आजाद के अलावा एक और मौका था जब भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिल सकता था। साल 1947
1940 की शुरुआत में जब देश का बंटवारा तय हो चुका था, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात की। माउंटबेटन किताब में लेखक कैम्पबेल जॉनसन लिखते हैं कि गांधी ने माउंटबेटन से कहा, मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर जिन्ना यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो कांग्रेस को उनका खुलकर समर्थन करना चाहिए, बशर्ते उनकी कैबिनेट भारत के हित में काम करे। माउंटबेटन गांधी के इस प्रस्ताव से हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जिन्ना इस पर क्या कहेंगे? गांधी ने जवाब दिया, जब जिन्ना को पता चलेगा कि यह प्रस्ताव मैंने दिया है तो वे कहेंगे कि यह शातिर गांधी की चाल है। लेकिन जब माउंटबेटन ने यह बात नेहरू को बताई तो नेहरू नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यह विचार पूरी तरह अव्यवहारिक है। गांधी मेरी जगह जिन्ना को पीएम बनाना चाहते हैं। सोचिए, अगर जिन्ना उस समय इस प्रस्ताव को मान लेते तो क्या भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रुक सकता था? क्या जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह साफ है कि उस समय के सियासी समीकरण इतने जटिल थे कि कोई भी फैसला आसान नहीं था। अब चलते हैं आजादी के बाद के भारत में। 1947 में भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल वही है, आजादी के 78 साल बाद भी भारत को कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? क्या इसके पीछे कोई सियासी खेल है या फिर सामाजिक और धार्मिक कारण है? आइए इसे समझने के लिए भारत की सियासत और मुस्लिम समुदाय की स्थिति को करीब से देखते हैं। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 21 मुस्लिम सांसद चुने गए। उस समय लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी 4.29% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री बने और रफी अहमद किदवई जो संचार मंत्री थे। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक औसतन 2 से 3 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे ज्यादा 1985 में राजीव गांधी की सरकार में 6 मुस्लिम मंत्री थे। लेकिन अगर हम आज की तस्वीर देखें तो हालात कुछ और हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी करीब 17.2 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 14.2% थी। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया कि 2023 के अंत तक भारत की मुस्लिम आबादी 20 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस हिसाब से लोकसभा में कम से कम 77 मुस्लिम सांसद होने चाहिए, लेकिन वास्तव में हैं कितने? सिर्फ 27। और चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से न लोकसभा में न ही राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद है। अब एक और दिलचस्प तथ्य, लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां 35% से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 13, केरल में 8, असम में 7 और बिहार में 4 ऐसी सीटें हैं। कुछ सीटों पर तो मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा हैं। फिर भी इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में पार्टियां हिचकिचाती हैं। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 में प्रमुख पार्टियों ने 58% कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी सपा, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों का बड़ा आधार रखती है, ने 2014 में 39 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन 2019 में सिर्फ 4। यही हाल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद का है, जिसने 2014 में 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2019 में सिर्फ 2। तो सवाल यह है कि आखिर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से क्यों कतराती हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व नीति ने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल, जो पहले मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जाने जाते थे, अब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से बचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से हिंदू वोटर उनसे दूर हो सकते हैं। अब अगर हम राज्य विधानसभाओं की बात करें तो वहां भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। देश में करीब 4000 विधायक हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6% मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश, जहां मुस्लिम आबादी 16% है, वहां सिर्फ 7% विधायक मुस्लिम हैं और मुख्यमंत्री आज तक सिर्फ 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी मुस्लिम मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। यहाँ एक दिलचस्प कहानी सुनिए। 1971 में बरकतुल्लाह खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। उनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बरकतुल्लाह उस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रिटेन में थे। तभी उन्हें दिल्ली से फोन आया कि मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। फोन पर इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा, वापस लौट आओ, तुम्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। बरकतुल्लाह ने जवाब दिया, जी भाभी। दरअसल बरकतुल्लाह इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे, इसलिए वे उन्हें भाभी कहते थे। इस तरह 9 जुलाई 1971 को बरकतुल्लाह राजस्थान
पाकिस्तान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल भी सिर्फ 2 साल का रहा। एक और ऐतिहासिक घटना, 1980 में सईदा अनवर 13 असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी। उस समय असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव चरम पर था। सईदा ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब अगर हम देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की बात करें तो वहां भी मुस्लिमों की हिस्सेदारी कम ही रही है। आज तक सिर्फ 3 मुस्लिम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बने हैं। डॉ. जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वे उपराष्ट्रपति भी रहे। उनके समय सुप्रीम कोर्ट को पहला मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मिला, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सशस्त्र बलों में भी मुस्लिमों की भागीदारी सीमित रही है। इदरीस हसन लतीफ एकमात्र मुस्लिम थे जो वायुसेना के प्रमुख बने, लेकिन सेना या नौसेना का कोई मुस्लिम प्रमुख आज तक नहीं बना। खुफिया एजेंसी IB के भी सिर्फ एक मुस्लिम प्रमुख रहे, सैयद आसिफ इब्राहिम, और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कोई मुस्लिम प्रमुख आज तक नहीं बना। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत का संविधान किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनने से रोकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 75 में साफ लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत वाले दल या गठबंधन का समर्थन हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसमें धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र की कोई शर्त नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर संविधान इजाजत देता है तो आज तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, आजादी के बाद देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। उस समय देश में हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था। अगर उस समय कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता तो सियासी अस्थिरता बढ़ सकती थी। नेहरू के निधन के बाद 1964 में MC छागला मजबूत दावेदार थे। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। दूसरा कारण, मुस्लिम समुदाय ने हमेशा दूसरी पार्टियों पर भरोसा किया। मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद और TMC जैसी पार्टियों को समर्थन दिया, लेकिन कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मांग नहीं की। कुछ मुस्लिम आधारित पार्टियां बनी, जैसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। तीसरा, संख्या का गणित। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए करीब 30% वोट शेयर चाहिए। मुस्लिम आबादी 15% के आसपास है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार को दूसरे समुदायों का भी समर्थन चाहिए, जो मौजूदा सियासी माहौल में मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिल सकता है? इसके लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, प्रमुख पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से हिचकिचाती हैं। बीजेपी का कहना है कि वह धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह रणनीति हिंदू वोटरों को लुभाने की है। कांग्रेस और अन्य दल भी मुस्लिम वोट बैंक को तो भुनाते हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं को शीर्ष पदों तक पहुंचने का मौका कम देते हैं। दूसरी चुनौती है हिंदू मुस्लिम राजनीति। मौजूदा सियासी माहौल में ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है कि अगले 5 से 10 साल में मुस्लिम प्रधानमंत्री की संभावना कम ही दिखती है। लेकिन अगर भविष्य में धार्मिक ध्रुवीकरण कम होता है और मुस्लिम नेताओं की संसद में भागीदारी बढ़ती है तो यह संभव हो सकता है। तो क्या यह सिर्फ समय की बात है, या फिर भारत की सियासत में कुछ ऐसा है जो इस संभावना को हमेशा के लिए रोक देगा? इतिहास हमें बताता है कि भारत ने हमेशा चौंकाने वाले बदलाव देखे हैं। 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का नेता इतने बड़े पद तक पहुंचेगा। फिर क्या पता भविष्य में कोई मुस्लिम नेता भी इस इतिहास को दोहराए। अंत में ये सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में कभी मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा? क्या हमारा समाज, हमारी सियासत इसके लिए तैयार है, या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो हकीकत से कोसों दूर है? अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि भारत की आत्मा की है, एक ऐसे देश की जो अपनी विविधता में एकता की मिसाल है।